साल था 1796। मराठा साम्राज्य के सबसे काबिल मंत्री नाना फडणवीस पुणे के महल शनिवार वाड़ा में बैठे कुछ सोच रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सा डर था, क्योंकि उन पर दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के हमले का खतरा मंडरा रहा था। नाना जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो मराठा साम्राज्य का जीता हुआ करोड़ों का खजाना दुश्मनों के हाथ लग जाएगा। उन्हें अपनी जान की फिक्र कम और इस खजाने की चिंता ज्यादा थी। इन हालातों में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करें। तभी नाना को ख्याल आया अपने सबसे वफादार और अपने जांबाज किलेदार धोंडू बल्लाल नित्सुरे का, जिन्हें धोंडू पंत भी कहते थे। धोंडू कोई साधारण सूबेदार नहीं थे, बल्कि उनका परिवार पीढ़ियों से नाना के परिवार का करीबी था। इसीलिए नाना ने धोंडू को लोहागढ़ जैसे महत्वपूर्ण किले का कमांडर बना रखा था। धोंडू को न सोने की चमक भटका सकती थी, न ही मौत का डर। उनकी ईमानदारी पर यमराज तक शक नहीं कर सकता था। इसलिए मराठा एम्पायर का शाही बैंक लोहागढ़ में बनाया गया, जिसकी चाबियां धोंडू के पास रहती थीं। कहते हैं कि नाना ने धोंडू को तुरंत पुणे बुलाया। धोंडू सीक्रेटली नाना के महल में पहुंचे। दोनों ने मिलकर सुरक्षा का आखिरी खाका तैयार किया, जिसके बाद नाना ने धोंडू को एक तिजोरी दिखाई और बोले, धोंडू पंत, पुणे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं साम्राज्य का सबसे कीमती खजाना तुम्हें सौंप रहा हूं। इसे तुरंत लोहागढ़ ले जाओ। ये सुनते ही धोंडू पंत की आंखों में तेज आ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसे चूमते हुए गरजती आवाज में कहा, आप निश्चिंत रहिए नाना। जब तक मेरे जिस्म में खून की एक भी बूंद मौजूद है, दुश्मन लोहागढ़ की एक ईंट तक नहीं हिला पाएगा। ये खजाना लोहागढ़ की मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन दुश्मनों के हाथ कभी नहीं लगेगा। उसी रात ढूंढू अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ खजाने को लोहागढ़ में ले गए, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने किले के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए। हालांकि लोहागढ़ को भेदना पहले ही मुश्किल था, क्योंकि इतिहास बताता है कि यह किला अपनी मजबूती के लिए बेहद मशहूर था। सह्याद्री माउंटेन रेंज में बने इस किले की खड़ी चट्टानों को देखकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। वहीं इसका सबसे खतरनाक हिस्सा था बिच्छू कांटा, जिसका मतलब होता है बिच्छू का डंक। ये खाई के ऊपर बनी 1500 मीटर लंबी एक संकरी चट्टान थी, जहां से पैर फिसलते ही मौत तय थी। इस चट्टान पर धोंडू ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाके खड़े किए और इस तरह से उन्होंने लोहागढ़ की पूरी तरह से किलेबंदी कर दी। इधर जिंदगी के आखिरी लम्हों में तन्हा नाना ने एक बार फिर से 7 फेरे लिए, क्योंकि उनकी पिछली पत्नियां गुजर चुकी थी। वहीं उनकी नवी पत्नी बनी जीवुबाई, जिनकी उम्र काफी कम थी। ऐसे में नाना को अपनी दुल्हन की चिंता होने लगी। वहीं खजाने का कुछ हिस्सा अब भी उनके पास था। तब उन्होंने ढोंडू से वादा लिया कि उनकी मौत की खबर मिलते ही वो जीवुबाई और बचे हुए खजाने को सुरक्षित निकालने जरूर आएंगे। दोनों ने नाना को वचन दिया, जिसके कुछ वक्त बाद तक सब सही चलता रहा। पुणे में शांति थी, क्योंकि नाना के होते पुणे पर सीधा हमला करना दुश्मनों के बस में नहीं था। लेकिन मार्च 1800 में नाना अचानक दुनिया छोड़ गए, जिसकी खबर मिलते ही दुश्मनों ने पुणे को चारों तरफ से घेर लिया। और ये दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि खुद मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया और पेशवा बाजीराव II थे, जिनकी आर्मी ने शनिवार वाड़ा को लूटा, नाना के समर्थकों को बंदी बना लिया, महल में चारों तरफ चीख पुकार मचाकर रख दी। और अब उनकी नजर थी जीवुबाई पर। जीवुबाई डरी सहमी महल के एक कोने में बैठी थी। दुश्मन उन तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी इस सीन में एंट्री होती है धोंडू पंत की, जिनके जांबाज सैनिकों ने न सिर्फ दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, बल्कि उनके नाक के नीचे से बचा हुआ खजाना और जीवुबाई को सुरक्षित निकालकर रातों रात पुणे से बाहर ले गए। इस खजाने को उन्होंने लोहागढ़ में रखवाया और जीवुबाई को किले के सबसे सुरक्षित महल में ठहराया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि अब ये खजाना अंग्रेजों को चाहिए था। इसलिए उन्होंने एक भारी भरकम सेना देकर ब्रिटिश कमांडर आर्थर वेल्सली को भेज दिया। इतिहास बताता है कि अब अंग्रेजों ने लोहागढ़ को घेरकर तोपें तान दी और नीचे खड़ी हजारों की आर्मी का कमांडर चिल्लाया, धोंडू पंत, चुपचाप किले के दरवाजे खोलो और खजाना हमारे हवाले कर दो, वरना हम इस पूरे किले को तोपों से उड़ा देंगे। कहते हैं कि ढूंढू ने यह धमकी सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं भिजवाया। तब अंग्रेजों ने अपने एक सिपाही के हाथों ये खत भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर वो नाना की पत्नी और खजाने को उनके हवाले कर देते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और बेशकीमती उपहार भी दिए जाएंगे। ये सुनते ही ढोंडू ने खत फाड़ दिया और इसके टुकड़े अंग्रेजों के पास वापस भेज दिए, जिससे गुस्साए अंग्रेजों ने लोहागढ़ पर धावा बोल दिया और दोनों तरफ से भयानक जंग शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर उस खजाने में ऐसा था क्या जो अंग्रेज और मराठे सबके सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे।
तो इस खजाने में था सूरत से जीता हुआ सोना, पुणे की बेशकीमती अशर्फियां और साथ ही मराठा एम्पायर के ऐसे राज जिन्हें नाना कभी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। वहीं खुद लोहागढ़ फोर्ट मराठा एम्पायर का सीक्रेट वॉल्ट था, जिसे जीतते ही अंग्रेजों का इस क्षेत्र में दबदबा और बढ़ जाता। इसलिए अंग्रेज भारी नुकसान उठाकर भी हमला करते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि किले के अंदर हालात बिगड़ने लगे। वो ऐसे कि कई हफ्तों से किले को घेरे खड़े अंग्रेजों ने राशन पानी की सप्लाई काट दी, जिससे किले में अनाज खत्म होने लगा। साथ ही उन्होंने हमले और तेज कर दिए, जिससे रिपेयरिंग का काम भी धीमा पड़ गया। खजाने को खतरे में देख ढोंडू ने नाना से किया वादा निभाया। अब उन्हें खजाना दुश्मन से बचाना था, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने रातों रात अपने वफादार मावले सरदारों को इकट्ठा किया, जो उस भारी भरकम तिजोरी को किले की चोटी पर ले गए। वहां से उन्होंने तिजोरी को नीचे फेंक दिया, जो सीधे गिरी लक्ष्मी बावड़ी में। कहते हैं कि ये किले की सबसे गहरी और रहस्यमय बावड़ी थी, जिसमें उतरने का कोई सोच भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ ढोंडू के सैनिकों ने बिच्छू कांटा से बड़े बड़े पत्थर दुश्मनों पर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे दुश्मन सैनिक कुचले जाने लगे। ऐसे में अंग्रेज समझ गए कि लोहागढ़ वाकई अजय है, जिसे सीधे लड़कर जीतना नामुमकिन है। तब उन्होंने एक चाल चली और किले में कुछ जासूस छोड़ दिए, जिन्होंने नाना की मासूम सी पत्नी जीवुबाई तक पहुंच बनाई और उन्हें भड़काना शुरू किया। उन्होंने जीवुबाई की नजर में ढोंडू को गद्दार साबित करने की साजिश रची, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन फिर ढोंडू ने कुछ ऐसा किया कि अंग्रेजों को किला तो मिल गया, पर खजाने और ढोंडू पंत को वो खोजते ही रह गए। अंग्रेजों को किले में मिले खाली बक्से और मकड़ी के जाले, जिससे गुस्साकर उन्होंने पूरे किले को ही तोप से उड़ाने की ठानी। लेकिन यहाँ भी वो लोहागढ़ का बाल भी बांका नहीं कर पाए और इस तरह वो जीतकर भी हार गए। लोहागढ़ अजय का अजय रहा। सी लेवल से करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला आजादी के बाद भारत सरकार को मिला, जिसके लिए एक वक्त पर कहा जाने लगा कि ये हॉन्टेड है। कहानियां चलती थीं कि नाना फडणवीस की आत्मा आज भी यहाँ खजाने की रखवाली करने आती है। यही कारण था कि लोग यहाँ आने से कतराने लगे, जिसके बाद एएसआई ने इसकी सुध ली और इसे ट्रैकिंग एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया। लेकिन आज ये सुर्खियों में है किसी और वजह से। जी हाँ, हाल ही में यहाँ एक सनसनीखेज केतन अग्रवाल मर्डर केस हुआ, जिसमें केतन के मंगेतर सिया अग्रवाल ने उसे ऊंचे चट्टान से धक्का दे दिया। सिया ने यह सब किया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर। लेकिन जैसे ही इस केस का खुलासा सोशल मीडिया पर हुआ, वैसे ही केस के साथ साथ लोहागढ़ भी वायरल हो गया। लोगों ने धक्का देने वाली जगह को सिया पॉइंट नाम दे दिया, जहां से रील बनाने वालों की ऐसी भीड़ लगी कि सरकार को किले के उस हिस्से में लोगों की एंट्री बैन करनी पड़ी। आज सबके मन में लोहागढ़ को लेकर क्यूरियोसिटी है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इस किले का इतिहास कितना गौरवशाली है। लोहागढ़ फोर्ट को भारत के महान सातवाहन राजाओं ने बनवाया। राष्ट्रकूटों ने इसे डेवलप किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे फतेह किया और भारत के महान क्रांतिकारी इसी की भाजा कार्ला गुफाओं में छिपकर अंग्रेजों से जंग लड़ते रहे। लोहागढ़ जितना खूबसूरत और विशाल है, उतना ही शानदार इसका इतिहास भी है, जिसकी कहानी जानने के लिए चलिए मेरे साथ इंडिया के इकोनॉमिकल एंट्री गेट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर सपनों के शहर मुंबई के करीब बसा है एक खूबसूरत हिल स्टेशन लोनावला। सह्याद्री माउंटेन रेंज में बसे लोनावला में मॉनसून आते ही झरने बहने लगते हैं। यहाँ की खूबसूरती, भूशी डैम, टाइगर पॉइंट देखने के साथ साथ चिक्की, ड्राई फ्रूट्स और कांदा भजिया का मजा लेने दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। आज ये महाराष्ट्र के फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस में से एक है और यहीं के पहाड़ों की चोटियों पर खड़ा है लोहागढ़, वो ऐतिहासिक किला जिसे डायरेक्ट वॉर में कभी जीता ही नहीं जा सका। ये किला बना है बेहद ऊंचे और पथरीले पहाड़ पर, जिसे आज की भारी भरकम मशीनों से बनाना भी इम्पॉसिबल लगता है। ऐसे में 2000 साल पहले इसे कैसे बनाया गया होगा? इस सवाल के जवाब में कई लोक कथाएं चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसे देवराज इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से बनाया। कुछ कहते हैं कि प्राचीन काल के महान कारीगरों और ऋषियों ने एक ही रात में अपनी जादुई ताकतों से इसे तराशा। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इसकी नींव शक्तिशाली सातवाहन राजाओं ने रखी थी, जो उस दौर में इस पूरे इलाके पर राज करते थे। तब मुंबई का इलाका कोंकण और पुणे के पहाड़ी रास्ते घाट कहलाते थे, जहां ये किला मिलिट्री बेस के तौर पर बनाया गया था। व्यापारियों के कारवां यहीं से गुजरते थे, साथ ही यहाँ से दुश्मनों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी। हालांकि यहाँ किला बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इस पहाड़ की चट्टानें इतनी सख्त थीं कि औजार भी बार बार टूट जाते थे। ऐसे में कारीगरों ने एक तरकीब निकाली।
वो चट्टानों के बीच लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे फंसाते, उन पर पानी डाला जाता। पानी डालने से लकड़ी फूल जाती और चट्टानों पर जोर पड़ता। इससे उन्हें तराशना आसान हो जाता था। अब ये कहानी कितनी सच है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन सालों की मेहनत के बाद लोहागढ़ बनकर तैयार हुआ, जो 6th सेंचुरी में मिला चालुक्य किंग्स को। डेक्कन पर राज करने वाले चालुक्य किंग्स अपनी बेजोड़ वास्तुकला के लिए फेमस थे। उन्होंने लोहागढ़ के रास्तों को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया। फिर 8वीं सदी में ये किला राष्ट्रकूटों को मिला, जिन्होंने किले में कई रहस्यमयी गुफाएं और सुरंगें बनवाई। कहते हैं कि किले में गुफाएं सातवाहन राजाओं के वक्त से थी, जहां पर बौद्ध भिक्षु मेडिटेशन किया करते थे। राष्ट्रकूटों ने इसी बात का फायदा उठाया और कुछ और सुरंगें बनवाई जो सीधे राजा के कमरे तक जाती थी, और इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ राजा और उनके करीबियों को ही पता था। इन्हें इसलिए बनवाया गया था ताकि जब भी दुश्मन हमला करे तो राजा और उनके खजाने को चुपचाप गुफा में लाया जा सके। गुफा में वो भेष बदलकर बौद्ध भिक्षु जैसे ही बन जाएं और इसके बाद रहस्यमयी रास्तों से गायब हो जाएं। माने ये राजा के लिए दुश्मन से बचने का तरीका था। वहीं इन गुफाओं का इस्तेमाल जंग के दौरान किले में रसद यानी कि फूड सप्लाई के लिए भी किया जाता था। इतिहास बताता है कि वो राष्ट्रकूट ही थे जिन्होंने लोहागढ़ को एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया जिसे भेद पाना मुश्किल था। लेकिन किले की असली समस्या को पहचाना यादव वंश ने। 12वीं सदी में लोहागढ़ देवगिरी के यादव वंश को मिला, जिन्होंने देखा कि इतने ऊंचे किले में पानी के स्टोरेज का सिस्टम तो था ही नहीं। ऐसे में अगर दुश्मन किले को घेर ले और पानी की सप्लाई काट दे तो अंदर खड़े सैनिक प्यासे ही मर जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने इस दिक्कत को खत्म करने की ठानी और किले की नालियों और ढलानों का एक नेटवर्क तैयार किया। उन्होंने हर नेटवर्क के एंड पर बड़े बड़े तालाब बनवाए ताकि बरसात के पानी की एक बूंद भी बेकार ना जाए। इस तरह 5 बड़े बड़े तालाबों के साथ उन्होंने बेहद गहरी लक्ष्मी बावड़ी भी बनवाई, जिसे जादुई कुआं कहते थे। लेकिन असली जादू तो यादवों का ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसने किले में महीनों पानी स्टोर करने के लिए जगह बना दी। लेकिन 14वीं सदी में ये किला सुल्तानों के हाथ लगा और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले किया धोखा जो उनकी रगों में था। वो ऐसे कि लोहागढ़ के आखिरी यादव राजा थे राणा हरपाल देव, जिनसे ये किला छीनने के लिए सुल्तानों ने उनके साथ दोस्ती का नाटक किया। इसके बाद एक रात अचानक उन्होंने लोहागढ़ को घेर लिया और राणा समेत उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। राणा की मौत के साथ ही यादव वंश का भी अंत हो गया और तभी से लोहागढ़ सुल्तानों के चंगुल में फंस गया, जिसमें पहले खिलजी, फिर बहमनी और आखिर में ये अहमदनगर के निजाम शाही के हाथ में लगा। और निजाम जब पहली बार किले में पहुंचा तो अंदर के मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर को देखकर दंग रह गया। उसने सोचा कि इस शानदार किले के रास्तों को अगर सुरक्षित कर दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं जीत पाएगी। ऐसे में उसने किले के एंट्री पॉइंट्स पर बड़े बड़े दरवाजे बनवाए, जिन पर भारी भरकम लोहे के गेट लगवाए गए। इन गेटों को हाथी ना तोड़ पाए, इसलिए इन पर बड़े बड़े भालों जैसे नुकीले लोहे के तीर फिट किए गए और इन दरवाजों के लगते ही लोहागढ़ पूरी तरह से पैक हो गया। अब इसे भेदना लोहे के चने चबाने जैसा कठिन हो गया, इसलिए इसे नाम मिला लोहागढ़। लोहागढ़ को जीतने के लिए फौलाद की तरह मजबूत जिगरा चाहिए था, और ये जिगरा था सिर्फ एक शख्स के पास। ये थे मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी लोहागढ़ पर नजर तब पड़ी जब वो काफी यंग थे। शिवाजी जानते थे कि पुणे, चाकण और कल्याण जैसे ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए लोहागढ़ जीतना बेहद जरूरी था। लेकिन इसे जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ निजाम के सैकड़ों क्रूर सैनिक पहरा देते थे। यहाँ उनका मेन हथियार डिपो भी था, माने किले में हथियारों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में शिवाजी महाराज ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने पता लगाया कि अहमदनगर के निजाम मुर्तजा निजाम शाह दी थर्ड के अपने ही दरबार में चलते नहीं हैं और लोहागढ़ का किलेदार तो पूरी तरह अपनी मनमानी करता है। तब शिवाजी समझ गए कि उन्हें निजाम की पूरी आर्मी से नहीं बल्कि सिर्फ किलेदार से लड़ना है। इसलिए उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय गिनीमिकावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का प्लान बनाया और अब उन्हें इंतजार था एक तूफानी रात का, क्योंकि बरसात की रातों में लोहागढ़ की चट्टानें इतनी फिसलन भरी हो जाती थी कि अगर कोई इन पर चढ़ने की कोशिश करता तो उसका खाई में गिरना तय था। ऐसे में दुश्मन बरसाती दिनों में किले से दूर रहते और किले के अंदर के सैनिक बेफिक्र होकर सो जाया करते थे। उस रात भी यही हुआ। तेज बरसात की वजह से धुंध में लिपटे लोहागढ़ के पहरेदार अंदर जाकर सो गए। तब शिवाजी महाराज अपने मावले सैनिकों को लेकर चुपचाप किले के नीचे पहुंचे। सदियों से पहाड़ों में रहने वाले ये मावल जनजाति के लड़ाके इन फिसलन भरी चट्टानों पर भी चढ़ते चले गए और ऊपर जाकर देखा तो किले का कोई रखवाला ही नहीं था। ऐसे में उन्होंने हर हर महादेव की जय का नारा लगाया और किले पर धावा बोल दिया, जिसके बाद किले के सैनिक जागे और दोनों में जंग शुरू हो गई।
हालांकि जब तक वो सारा मांजरा समझ पाते, किलेदार ने ही सरेंडर कर दिया और इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिना ज्यादा खून खराबे के लोहागढ़ को फतेह कर लिया। उनकी इस जीत के चर्चे दिल्ली तक गूंज रहे थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना आते हुए शिवाजी ने किले को और सिक्योर किया। शिवाजी समझ गए थे कि पहाड़ों से किले में घुसा जा सकता है, इसलिए उन्होंने किले के मेन संकरे पहाड़ी रास्तों पर 4 दरवाजे और बनाए। ये दरवाजे इस तरह घुमावदार मोड़ों पर बनाए गए थे कि अगर दुश्मन की सेना नीचे से तोपे या हाथी लेकर आती तो भी दरवाजों पर सीधी टक्कर नहीं मार सकती थी, क्योंकि उन मोड़ों पर हाथियों को मोमेंटम बनाने की जगह ही नहीं मिलती। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने बिच्छू कांटा पर भी मराठा सैनिक खड़े कर दिए, जो दुश्मन पर बड़े बड़े पत्थर पटकते और उन्हें पल भर में कुचल डालते। माने शिवाजी से किला छीनने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन 1665 में हुई पुरंदर की संधि में उन्हें अपने 23 किले औरंगजेब को देने पड़े। इन्हीं में से एक लोहागढ़ भी था, जो मुगलों के पास आ तो गया लेकिन टिका नहीं। जी हाँ, ठीक 5 साल बाद यानी कि 1670 में शिवाजी महाराज ने अपना विजय अभियान फिर से शुरू किया। उन्होंने पुरंदर की संधि को तोड़ दिया। अब उनकी निगाहें अपने किलों पर थी और इन किलों को जीतने के लिए उन्हें खजाना चाहिए था, जो उन्हें मिला सूरत से। सूरत मुगलों का सबसे मेन ट्रेड हब था, जहां छिपी थी बेशुमार दौलत। यहाँ शिवाजी ने अपने जासूस छोड़े, जिन्होंने शहर के चप्पे चप्पे को स्कैन कर लिया। इन्हीं के साथ मिलकर शिवाजी महाराज ने प्लान बनाया और रातों रात सूरत पर रेड मारी। उन्होंने सूरत पर कैसे हमला किया, वहां से कितना खजाना उन्हें मिला, इसकी दिलचस्प कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। कहते हैं कि इस पैसे से शिवाजी महाराज ने अपनी आर्मी को मजबूत किया, मुगलों पर दोबारा हमले किए, अपने कई किलों को उन्होंने वापस जीत लिया, जिनमें से एक लोहागढ़ भी था। माने लोहागढ़ अब फिर से मराठों का हो गया, लेकिन इस बार ये मराठों की शान के साथ साथ उनका ट्रेजरी हब भी बनने वाला था, क्योंकि सूरत से मिला खजाना, जिसमें सोना चांदी बेशकीमती अशर्फियां और हीरे जवाहरात थे, उन्हें शिवाजी महाराज ने लोहागढ़ में छिपाया और यहीं से ये किला मराठों का गुप्त शाही बैंक बन गया। शिवाजी के बाद राजा बने संभाजी महाराज ने यहाँ पर मराठों का हथियार डिपो भी बनवाया। हालांकि उनके बेटे शाहूजी महाराज जब मुगलों की कैद से छूट कर आए, तब इस कहानी में एक कमाल का ट्विस्ट आया। साल 1713 की बात है। मराठा गद्दी को लेकर शाहूजी महाराज और उनकी चाची ताराबाई के बीच झगड़ा चल रहा था। तब मराठा नेवी के कमांडर कान्होजी आंग्रे ताराबाई के साथ थे और उन्होंने सीधे पहाड़ों पर चढ़कर लोहागढ़ पर कब्जा कर लिया। कान्होजी इतने पावरफुल थे कि उन्हें ना कोई पानी में हरा सकता था और ना ही पहाड़ पर। ऐसे में शाहूजी महाराज ने एक तरकीब निकाली और कान्होजी से बात करने भेजा बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी काफी बुद्धिमान थे, अपनी बात मनवाना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने कान्होजी से सीक्रेट मीटिंग कर उन्हें समझाया कि अगर मराठे आपस में ही लड़ते रहे तो मुगल इसका फायदा उठा लेंगे, इसलिए आपको छत्रपति शाहूजी महाराज का साथ देना चाहिए। हम वादा करते हैं कि आपको पूरे मराठा एम्पायर की नेवी का सुप्रीम कमांडर बनाया जाएगा और लोहागढ़ भी आप ही के पास रहेगा। कहते हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने अपनी बात इतनी समझदारी से रखी कि कान्होजी उसे टाल नहीं पाए। उन्होंने शाहूजी को राजा मान लिया और इसी के साथ मराठों का बहुत बड़ा सिविल वॉर टल गया। अब मराठे फिर एक हो गए। शाहूजी महाराज ने छत्रपति बने और बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने अपना पहला प्रधानमंत्री बनाया, जिन्हें पेशवा कहा जाता था। आगे चलकर मराठा दरबार में इन्हीं पेशवाओं का दबदबा बढ़ता गया, जिन्होंने लोहागढ़ को हाई सिक्योरिटी सेफ हाउस बनाया, साथ ही इसमें बनवाई दुश्मनों के लिए काल कोठरियां। हालांकि पेशवाओं के दौर में मराठा दरबार के अंदर ही काफी साजिशें चलती थीं, और ये साजिशें कितनी खतरनाक थी, चलिए इसकी कहानी सुनाते हैं। ये बात साल 1773 की है। पुणे के शनिवारवाड़ा महल में आधी रात को कुछ सैनिक घुसे और युवा पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी। इस हत्या से पूरे शहर में हड़कंप मच गया और सबके मन में सवाल आने लगा कि घिनौनी हरकत की तो की किसने। तब दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री नाना फडणवीस आगे आए। नाना पेशवा दरबार के महामंत्री थे। वो इतना दिमाग रखते थे कि खुद अंग्रेज उन्हें मराठों का मैकियावेली कहते थे। नाना की पावर ये थे कि उनके होते हुए कोई भी मराठा एम्पायर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, और यही वजह थी कि वो पेशवा की हत्या का सच सामने लाने से भी नहीं डरे। उन्होंने सबको बताया कि ये राघोबा का किया धराया था। राघोबा माने रघुनाथ राव, वो पेशवा नारायण राव के चाचा थे और उनकी मंशा खुद पेशवा बनने की थी, इसलिए उन्होंने भतीजे का मर्डर करवा दिया। लेकिन जैसे ही ये बात नाना ने दरबार में सबके सामने रखी, वैसे ही राघोबा और उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया। अब उनकी नजर पेशवाओं के वारिस पर थी, जो नारायण राव की पत्नी गंगाबाई के पेट में पल रहा था। जी हाँ, गंगाबाई मां बनने वाली थी, लेकिन अब उनकी जान को खतरा था। हालांकि नाना 2 कदम आगे निकले और उन्होंने गंगाबाई को पहले ही पुणे से लोहागढ़ पहुंचा दिया।
लोहागढ़ की हाई सिक्योरिटी के बीच इन गंगाबाई ने एक बेटे माधव राव को जन्म दिया, जिन्हें मराठा एम्पायर का नया पेशवा घोषित किया गया। नाना उसके रिजेंट बने और तब उन्होंने लोहागढ़ को ऑफिशियली शाही खजाना घर बना दिया। कहते हैं कि अब टैक्स का जितना पैसा और सोना आता वो उसे घोड़ों पर लादकर चुपचाप लोहागढ़ भिजवा देते। नाना ने यहाँ कई गुप्त तहखाने बनवाए, जिनकी चाबियां सिर्फ उनके पास रहती थी। उनका सबसे रहस्यमयी तहखाना लक्ष्मी बावड़ी के नीचे और सबसे खतरनाक तहखाना बिच्छू कांटा की चट्टानों के बीच था। उन्होंने किले के ऊपर तोपों का नेटवर्क बनवाया, जिनकी रेंज इतनी खतरनाक थी कि इसके 2-4 गोले ही दुश्मन की पूरी आर्मी को तबाह कर सकते थे। माने अब लोहागढ़ मराठा एम्पायर की रीढ़ बन चुका था। लेकिन फिर साल 1800 में कुछ ऐसा हुआ कि मराठों ने अपनी इस ताकत को अपनी ही हरकतों से खो दिया। हुआ यूं कि नए पेशवा बाजीराव II और नाना फडणवीस की आपस में बनती नहीं थी। अब पुणे दरबार में नाना के खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो गया। ये बात नाना को भी पता थी, इसलिए उन्होंने खजाना ढोंडूपंत को दे दिया। इधर नए पेशवा ने अंग्रेजों को इस खजाने के बारे में बता दिया। अब ये अंग्रेजों को चाहिए था, इसलिए नाना के मरते ही उन्होंने लोहागढ़ पर हमला कर दिया। और जब वो इसे तोपों से नहीं जीत पाए तो उन्होंने जीवबाई को टारगेट किया। भोली भाली जीवबाई एक बच्ची थी और कहां क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में वो अंग्रेजों के जासूसों के चक्कर में आ गई और ढोंडूपंत को गद्दार मान बैठी। अंग्रेजों ने उनसे वादा किया था कि अगर वो किला खाली करवा दे तो वो न सिर्फ उन्हें भारी पेंशन देंगे बल्कि पुणे का उनका महल भी वापस दिला देंगे। ये सुन जीवबाई ने अंग्रेजों की बात मान ली और ढोंडूपंत के खिलाफ किला खाली करने का फरमान जारी कर दिया। जब ढोंडूपंत के हाथ ये फरमान लगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब अगर वो फरमान मानते तो सब कुछ अंग्रेजों के हाथ लग जाता और नाना से किया उनका वादा टूट जाता, और अगर नहीं मानते तो वो अपनी मालकिन के गुस्ताख कहलाते। ऐसे में उन्होंने धैर्य से काम लिया और अंग्रेजों से किला खाली करने का वादा किया। लेकिन उन्होंने इसके लिए वक्त मांगा और साथ ही कहा कि जब तक जीवबाई को पूरी शानो शौकत से किले के नीचे तक नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक अंग्रेजी सैनिक किले के भीतर कदम तक नहीं रखेंगे। इधर जीवबाई ने अंग्रेजों से वादा लिया कि उन्हें पुणे के महल में सुरक्षित रखा जाएगा और अंग्रेज इसके लिए भी तैयार हो गए। फाइनली 24 मार्च 1804 को जीवबाई की पालकी के साथ उनके वफादार सैनिक किले के बाहर निकले। अंग्रेजी जनरल प्रोथिर और वेल्सली ने उनका स्वागत किया। उन्हें पूरे सम्मान के साथ पुणे पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ लोहागढ़ में क्या हुआ? लोहागढ़ में ढोंडूपंत और उनके साथियों ने खजाने को पहले ही ठिकाने लगा दिया। जब तक अंग्रेज ऊपर पहुंच पाते ढोंडूपंत और उनके साथी तहखानों के रास्ते गायब हो गए। अब ऊपर जाकर अंग्रेजों को मिले खाली बक्से और सन्नाटा, जिसे देख जनरल प्रोथिर गुस्से से पागल हो गया। उसने किले का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वहां पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं था, जिससे गुस्साए अंग्रेजों ने अपना पूरा गुस्सा निकाला लोहागढ़ पर और इस किले का नामो निशान मिटाने की ठानी। उन्होंने मराठों के हथियार डिपो, महलों और तहखानों की छतों को उड़ा दिया, लेकिन उनके तोपें सिर्फ इतना ही तोड़ पाई। किले को जमींदोज करने की ताकत तो उनकी तोपों में भी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने हार मान ली और किले को ढहाने की बजाय नुकसान की भरपाई का नया रास्ता निकाला। उन्होंने देखा कि लोहागढ़ की लोकेशन ऐसी थी कि जहां से ट्रेडर्स के कारवां गुजरते ही गुजरते थे। अब अंग्रेजों ने इन ट्रेडर्स से जबरन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और अगर कोई टैक्स नहीं देता तो उसे या तो गोली मार दी जाती या किले के तहखानों में बंद कर दिया जाता। पूरी 1 सदी तक उन्होंने लोहागढ़ का इस्तेमाल उगाही में किया, जिस वजह से यह किला खौफ का दूसरा नाम बन गया। लेकिन फिर वक्त बदला और आजादी के आंदोलन तेज हो गए और इन आंदोलनों के दौरान लोहागढ़ का रोल कितना कमाल का था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल लोहागढ़ था 2000 साल पुराना, जिसमें इतने खतरनाक तहखाने और सुरंगें थीं कि उनके बारे में सिर्फ लोकल लोगों को ही पता था। अब भारी भरकम वर्दी पहने अंग्रेजी सार्जेंट किले के इन तहखानों में जाने से डरते थे और रास्तों का तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ऐसे में जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब मुंबई, पुणे और आसपास के क्रांतिकारी इन तहखानों में आकर छिपने लगे। क्योंकि ऊपर खुद अंग्रेजों का पैरा था, इसलिए इन तहखानों पर किसी का ध्यान नहीं गया और देखते ही देखते क्रांतिकारियों ने यहाँ अपने हथियार छिपाने भी शुरू कर दिए। अब लोहागढ़ सिर्फ कागजों पर अंग्रेजों का था, असल में इसके तहखाने, गुफाएं और सुरंगें क्रांतिकारियों का अड्डा बन चुकी थी। वो अंग्रेजों का राशन लूटते, हथियार लूटते, रेलवे लाइनों को उखाड़ डालते और वापस आकर इन्हीं पहाड़ों में गायब हो जाते। लेकिन अंग्रेजों को पता ही नहीं चल पाया कि उनके नाक के नीचे उनके दुश्मन छिपे बैठे हैं। खैर, सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और 1947 में देश की आजादी के साथ साथ लोहागढ़ भी आजाद हो गया।
तब अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से रवाना हो गए और यहाँ के मावलों ने ढोल ताशों के साथ आजादी का जश्न मनाया। लेकिन आजादी के बाद लोहागढ़ की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया जब नाना फडणवीस के खजाने की कहानियां दुनिया तक पहुंची। 60 के दशक में देश के कोने कोने से ट्रेजर हंटर्स और तांत्रिक इस खजाने की तलाश में लोहागढ़ आने लगे। ये लोग रात के अंधेरे में खुदाई करते, खजाने के लालच में लोगों ने लोहागढ़ की बावड़ियां और चट्टाने तक खोद डाली। यहाँ खुदाई का जो शोर होता उसे लोकल लोगों ने भूत की आवाज समझा और तभी से ये अफवाह फैल गई कि लोहागढ़ हॉन्टेड है। कहा जाने लगा कि नाना फडणवीस की आत्मा यहाँ खजाने की तलाश में आती है और जो भी आधी रात को किले में जाता है वो या तो अंधा हो जाता है या मर जाता है। इसी डर से लोगों ने किले में जाना बंद कर दिया और जब लोग नहीं गए तो चोर उचक्के वहां पहुंच गए। इस तरह आजादी के बाद से ये महान किला चोरों का अड्डा बन गया, जिसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इस किले को संभाला और इसे नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया। साथ ही किले में अवैध खुदाई पर बैन लगा दिया। इसी के साथ इसे ट्रैकिंग एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया गया। आज यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद ये और भी वायरल हो गया। हालांकि अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे नेशनल हेरिटेज के बारे में जानने के लिए हमें किसी मर्डर केस की जरूरत है? दोस्तों, लोहागढ़ हमारी विरासत है और हम चाहते हैं कि आप इसे इसके गौरवशाली इतिहास के कारण जानें, ना कि किसी के मर्डर के कारण। अगर आपको भी यही लगता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये कहानी आपको कैसे लगी। दोस्तों, हमारे देश के कई बेमिसाल किलों पर हमने ऐसे ही कमाल की कहानियां बनाई हैं। इन्हें आप जरूर देखें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी या नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।